नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं समास। समास में जो है पार्ट 3 यानी जो समास है उसमें 6 भाग टोटल यानी 6 समास हैं। तो 6 समास में हमने 2 समास पढ़ लिया था, जिसमें अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी 6 समास थे, उनको भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। इन 4 समासों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तो हिंदी का भाग 24 चल रहा है, जिसमें हम आपको समास पढ़ा रहे हैं। तो जो तीसरा है वो कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण होता है। कर्मधारय का जो प्रथम पद होता है यानी 2 पद होते हैं। ठीक है, एक प्रथम पद, एक जिसको पूर्व पद कहते हैं, एक को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जिसको दूसरा पद कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कर्मधारय का प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, और जो दूसरा होता है वो विशेष या संज्ञा होता है। ठीक है, कह रहा है कि कर्मधारय समास में जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, और जो दूसरा पद होता है वो तो या तो संज्ञा होता है या तो अव्यय होता है। वो आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। या फिर एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है। कह रहा है कि एक पद उपमेय होता है और दूसरा पद जो होता है वो उपमान होता है, उसे ही कर्मधारय समास कहते हैं। या फिर यह 4 प्रकार का होता है। क्या जो आपका कर्मधारय समास है ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि कर्मधारय समास को हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो कर्मधारय समास होता है उसका प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। दूसरा पद संज्ञा या अव्यय होता है। यहाँ जो ट्रिक है यानी हम पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ लिखा है दोनों पद प्रधान होते हैं। कह रहा है कि कर्मधारय समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, या फिर है जो के समान, समास विग्रह करने पर है जो या के समान आता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। जैसे लिखा है महाकवि, क्या लिखा है? महाकवि। उदाहरण में महाकवि लिखा है। अगर हम इसको देखें तो महा यानी महान, ये भी एक पूर्ण शब्द है। ठीक है, कवि ये भी एक पूर्ण शब्द है, इसलिए यहाँ पर दोनों पद क्या है? प्रधान है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो है जो या के समान आएगा। तो यहाँ लिखा है महाकवि। महाकवि का मतलब ये हुआ महान है जो, महान है जो कवि, उसी को क्या कहेंगे? महाकवि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लिखा है चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी कह रहा है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है प्रधानमंत्री। प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, प्रधान है जो मंत्री। नेक्स्ट है महावीर, महान है जो वीर। नेक्स्ट है प्राण प्रिय। ठीक है, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, प्राणों के समान प्रिय, उसी को प्राण प्रिय कहेंगे। ठीक है, और उदाहरण अगर हम देख लेते हैं तो महादेव, महान है जो देव। विद्या रत्न, विद्या है जो रत्न या विद्या के समान रत्न। ठीक है, नीलकंठ, नील है जो कंठ। ठीक है, दुर्जन, दुर है जो जन यानी दुष्ट है जो जन। ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। महाकाव्य, महान है जो काव्य। ठीक है, चरण कमल, चरण के समान कमल। नर सिंह, नर के समान सिंह। ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। स्वर्ण कलश, स्वर्ण के समान कलश। कमल नयन, कमल के समान नयन। सत्पुरुष, सत्य है जो पुरुष। नील पुष्प, नीला है जो पुष्प। नीलांबर, नीला है जो अंबर। ये सब किसके उदाहरण है? कर्मधारय समास के उदाहरण है, जहां पर दोनों पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर है जो या के समान लगाया जाता
है वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास जो होता है, जिस समास का प्रथम पद संज्ञावाचक, कह रहा है कि जिस पद का प्रथम पद जो होना चाहिए वो संख्यावाचक होना चाहिए और अंतिम पद संज्ञावाचक होना चाहिए। कह रहा है द्विगु समास में कि जो पहला पद होगा किसी भी समस्त पद जो होता है या समासिक पद होता है, उसका प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा और जो दूसरा शब्द होगा, ठीक है, वो क्या होगा, संज्ञावाचक शब्द होगा। वो आपका क्या होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक समाहार द्विगु होता है और एक उपपद प्रधान द्विगु होता है। ठीक है, हम द्विगु समास को पहचानेंगे कैसे, इसमें कह रहा है पहला पद संख्यावाचक, यानी कोई शब्द है, ठीक है, समस्त पद या सामासिक पद है, उसका पहला जो शब्द होगा उसमें संख्याएं दिख जाएंगी कि आपको ये संख्या को दर्शा रहा है, उसी से हम समझ जाएंगे किस प्रकार का समास है, द्विगु समास है। जैसे यहाँ लिखा है चौराहा, तो यहाँ पर चौ यानी 4 को दर्शा रहा है ना, यहाँ पंचवटी 5 को दर्शा रहा है, यहाँ नवरात्रि 9 को दर्शा रहा है, यहाँ पर सप्ताह 7 को दर्शा रहा है, यहाँ पर त्रिवेणी 3 को दर्शा रहा है। दिख गया ना, सभी में क्या है, संख्या है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ पर जो ट्रिक एक प्रकार की है वो है पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए या फिर समास विग्रह करने पर का आना चाहिए, यानी हम समास विग्रह करेंगे तो उसमें का आएगा। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं उदाहरण को। तो यहाँ लिखा है चौराहा, 4 राहों का समूह। चार राहों का समूह, तो यहां ध्यान दीजिए का आ गया। ठीक है, तो 4 राहों का समूह को ही चौराहा कहते हैं। नेक्स्ट है पंचवटी, 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है नवरात्रि, 9 रातों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट है सप्ताह, 7 दिनों का, 7 दिनों का, सॉरी सप्ताह 7 होते हैं जिसमें दिन या 7 दिनों का ही समूह होना चाहिए। 7 दिनों का समूह को ही क्या कहेंगे, सप्ताह कहेंगे। ठीक है, त्रिवेणी, ठीक है, तीन नदियों का समूह। ठीक है, 3 नदियों का समूह, यानी कोई भी 3 हो। ठीक है, अधिकतर तो नदियों के द्वारा ही त्रिवेणी को बोला जाता है, तो 3 नदियों का समूह। तो सभी में क्या है, का समूह, यानी कोई भी चीज है उसमें समूह का समूह लगा रहेगा समास विग्रह करने पर, तो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, अगर कोई भी पद है या समस्त पद है, सामासिक पद है, उसका पहला अंक जो शब्द होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए, वो संख्या को दर्शाए, वो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक, और उदाहरण हम बात कर लेते हैं। जैसे नवरत्न, नौ है जो रत्न, सॉरी नवरत्नों का समूह। ठीक है, दोपहर, 2 पहरों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। सतसई, ठीक है, 7 सहिए यानी दोहों का समूह। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। 4 पाई का समूह। ठीक है, अष्टग्रह, 8 ग्रहों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। शताब्दी, ठीक है, 100 वर्षों का समूह। ठीक, और त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह। चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। ये सब किसके उदाहरण है, द्विगु समास के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान होने चाहिए। द्वंद्व समास में कहता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होने चाहिए, यानी समस्त पद, पहला पद भी, पूर्व पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद, दोनों पद प्रधान हो, वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि डैश लगा रहता है, किसमें, जो आपका द्वंद्व समास होता है, 2 शब्द होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, उन दोनों के बीच में डैश लगा रहता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगा रहता है बीच में, दोनों शब्दों के बीच ये चिन्ह लगा रहेगा, तब भी आप पहचान जाएंगे किस प्रकार का समूह समास है, तो द्वंद्व समास है।
ठीक है। और द्वंद्व समास में अधिकतर जो होता है विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो पहला शब्द होगा उसका जस्ट उल्टा जो है दूसरा शब्द होगा, ठीक है। ये किस प्रकार के समास के अंतर्गत आता है? द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इसको समास विग्रह करने पर और या एवं को का प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपका डैश, यानी ये डैश का चिन्ह है, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इनमें और या एवं का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह करने के लिए। जैसे यहाँ राजा रानी लिखा है तो राजा और रानी होगा, ठीक है। यहां पर देखिए आपने डैश की बात हुई थी, तो डैश जो है एक शब्द ये चराचर लिखा है, इसमें डैश नहीं है, इसमें चर और अचर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आपको शब्द मिल सकते हैं, ठीक। जो द्वंद्व समास होता है वो 3 प्रकार का होता है, इत्येतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। जो द्वंद्व समास होता है 3 प्रकार का होता है। तो इसको पहचानने, जो द्वंद्व समास, इसको पहचानने की ट्रिक क्या थी कि एक दूसरे का विलोम, जो शब्द होंगे एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे, ठीक। या फिर कोई शब्द लिखा रहेगा उसके बीच में डैश लगा रहेगा, तब भी वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। चलिए उदाहरण देखते हैं। यहां लिखा है राजा रानी, तो राजा रानी तो यहां हो जाएगा राजा और रानी, राजा और रानी हो जाएगा। यहां लिखा है रात दिन, रात और दिन, ठीक है। अपना और पराया, नर और नारी, चराचर, चर और अचर, ठीक है। ये सब क्या है? किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है। और उदाहरण हम देख लेते हैं। माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दाल रोटी, दाल और रोटी, नर नारी, नर और नारी, जल थल, जल और थल, ठीक है। पिता पुत्र, पिता और पुत्र, हार जीत, हार और जीत, हानि और लाभ, हानि लाभ का हानि और लाभ, ठीक है। आचार विचार, तो आचार और विचार, आचार्य विचार, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है? द्वंद्व समास के उदाहरण है, ठीक है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं या जो शब्द लिखा रहेगा उसमें डैश लगा रहेगा बीच में, ठीक। उसके जरिए हम पहचान लेंगे किस प्रकार का समास? द्वंद्व समास, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस पद में पूर्व पद यानी प्रथम पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद, इन दोनों में कोई प्रधान नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इंगित करते हैं, ठीक है, या संकेत करते हैं। यानी कह रहा है प्रथम पद और दूसरा पद, ठीक है, प्रथम और द्वितीय या पूर्व पद या उत्तर पद, इन दोनों, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद को संकेत देते हैं कि हम दोनों नहीं, कोई तीसरा है, ठीक है। वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। यह 4 प्रकार का होता है। जो बहुब्रीहि समास होता है 4 प्रकार का होता है। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार, ठीक है। ये जो बहुब्रीहि समास होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए हम इसके ट्रिक की बात करते हैं। तो जो ट्रिक है, क्या कह रहा है? तीसरा शब्द प्रधान होना चाहिए। जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, वो आपका क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक। चलिए उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे लिखा है यहां पर पीतांबर, ठीक है, पीतांबर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पीला है जो अंबर, ठीक है, पीला है जो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीला यानी पीला, ठीक है जो यानी जो धारण करता हो, यानी पीले वस्त्र को धारण करने वाला, ठीक है। पीले वस्त्र को धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर पीले वस्त्र को धारण करने वाला, ठीक। तो यहाँ पर अगर समास विग्रह किया जाएगा पीतांबर का, तो हो जाएगा पीला वस्त्र धारण करने वाला। तो पीला वस्त्र धारण करने वाला कोई और है ना? हाँ है, श्री कृष्ण है, ठीक है। वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर
पहला पद यानी पूर्व पद उत्तर पद प्रधान नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चक्रपाणि। चक्रपाणि यानी चक्र को धारण करने वाला या चक्र को अपने ऊपर रखने वाला कौन है? विष्णु। ठीक है, तो चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु है ना, इसलिए यहाँ पर तीसरा पद प्रधान, इसलिए कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है गंगाधर। ठीक है, गंगा को धारण करने वाला कौन? भगवान शिव। ठीक है, भोलेनाथ, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है लंबोदर। लंबा है जिसका उदर यानी पेट, तो किसका पेट लंबा है यानी बड़ा है? तो आपके भगवान गणेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है दशानन। ठीक है, 10 है आनन जिसके, आनन यानी सिर। ठीक है, तो 10 सिरों वाला कौन? महाधिपति रावण। ठीक है, तो जो रावण है उसके 10 सिर थे, तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया दशानन यानी 10 है सिर जिसके या 10 आनन वाला। ठीक है, तो क्या हो गया? रावण हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, और उदाहरण हम देख लेते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिरों वाला, तो यहाँ पर आपके ब्रह्मा जी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट त्रिलोचन, 3 है आंखें जिसके, कौन है? भगवान शिव। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, भगवान शिव। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला, आपके ब्रह्मा जी। ठीक है, एक दंत, 1 है दांत जिसके, एज भगवान गणेश। ठीक है, पतझड़, पत्ते झड़ने का समूह यानी जो पत्ते झड़ने का समय होता है वो पतझड़ होता है। ठीक है, एक प्रकार की ऋतु है। ठीक, नेक्स्ट गजानन। ठीक है, गजानन हाथियों के जैसे बल वाला। ठीक है, भीम। ठीक, नेक्स्ट है विषधर, विष को धारण करने वाला शिव। ठीक है, मेघनाद, बादलों की गर्जना वाला यानी बादलों की गर्जना जैसे हो रहा हो वो आपके मेघनाद थे। ठीक है, रावण का पुत्र। नेक्स्ट है दिगंबर। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट निशाचर, रात्रि को भ्रमण करने वाले। ठीक है, राक्षस जिसको बोलते हैं। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण। ठीक है, वीणा पाणी, वीणा को धारण करने वाला। ठीक है, आपकी सरस्वती मैया। ठीक है, नीलांबर, नीला है जो अंबर। ठीक है, आसमान। ठीक, चंद्रशेखर यानी चंद्रमा को धारण करने वाला, आपके भगवान शिव। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला। ठीक, इंद्र। नेक्स्ट है गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, भगवान शिव। वज्रपाणि, वज्र को धारण करने वाला। ठीक है, भगवान विष्णु। ठीक, चक्रधर हो गया पवन पुत्र, पवन का है जो पुत्र यानी पवन के समान जो पुत्र हैं वो आपके पवन पुत्र हनुमान हैं। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, जिसमें पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये सब हमारे जो थे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, इनको हमने आपको बताया। ठीक है, एक नोट इसमें ध्यान दे दीजिए आप। नोट क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे जो होते हैं उसमें अगर समास आता है तो उसमें अगर ऑप्शन दिया जाता है क्या कि कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या एक और समास अव्ययी भाव समास दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? अगर इन सब में से, इन सब में मतलब ये कर्मधारय और द्विगु, कर्मधारय और द्विगु में से तो इन दोनों में से कोई शब्द दिया जाता है कि इसका समास इसके समास का नाम क्या होगा, जैसे मान लीजिए चंद्रमुख दे दिया, तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास, ये 4 ऑप्शन देगा। तो उनमें जो है आपको कौन से ऑप्शन को टिक करना है? बहुब्रीहि समास के ऑप्शन को टिक करना है। क्यों टिक करना है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र को धारण करने वाला या चंद्रमा के समान मुख, तो आपका क्या होगा? भोलेनाथ यानी भगवान शिव होंगे। क्यों होंगे? चंद्रमुख। ठीक है, तो वहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो है तीसरा पद प्रधान है, इसीलिए
तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास सही होगा। कर्मधारय और द्विगु समास सर्वमान्य नहीं होंगे, वहां पर सर्वथा जो है आपका बहुब्रीहि समास ही मान्य होगा। यानी जहां पर आपका इसका कर्मधारय द्विगु और बहुब्रीहि समास किसी भी ऑप्शन में दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, वहां पर अगर आपको कर्मधारय द्विगु और बहुब्रीहि दिया है तो वहां पर आपको बहुब्रीहि ही टिक करना है, करेक्ट करना है, ना कि कर्मधारय और द्विगु को टिक करना है। ठीक है, अदर के लिए तो आपको जानकारी है ही। ठीक है, तो ये हमने आपको समास जो है वो पूरा आपको पढ़ा दिया भाग 24 के अंतर्गत। ठीक है, अब नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पर अगर आप शेयर करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ना पसंद आया तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।